ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल राजस्थान में मचे भीषण सियासी रण पर है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना 85 पन्नों का लंबा चौड़ा घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन उसमें गारंटियां सिर्फ 7 वचनों की हैं, जिसमें गृहलक्ष्मी, गोधन, मुफ्त लैपटॉप, बीमा गारंटी, सस्ती रसोई गैस, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई और पुरानी पेंशन स्कीम के लिए कानून जैसी गारंटियां हैं। राजस्थान में ऐसे ही तमाम चुनावी गारंटियां भारतीय जनता पार्टी भी दे चुकी है अपने संकल्प पत्र के जरिए, और दोनों ही दल अपनी अपनी गारंटी को पक्की गारंटी बताने में लगे हुए हैं। चुनावी मैदान के जुबानी दंगल में मुद्दे मगर कुछ और हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, महिला सुरक्षा के मुद्दे उठा रही है, तो कांग्रेस पार्टी जाति गणना, महंगाई, बेरोजगारी, किसान जैसे राष्ट्रीय मुद्दों की बातें कर रही है। पीएम मोदी ने आज राजस्थान में लाल डायरी से लेकर कन्हैयालाल और महिला सुरक्षा से लेकर दलित सुरक्षा तक के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किया है, तो कांग्रेस नेताओं ने जाति गणना और झूठे वायदों का आरोप बीजेपी पर लगाया है। चूंकि अब दोनों ही दलों के घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं, उसमें कांग्रेस के 7 वचन वाली गारंटियां कुछ और है और चुनावी घोषणाएं कुछ और। बीजेपी का संकल्प पत्र एक ही है। ऐसे में चुनावी गारंटियों के लिहाज से ये सवाल उठता है कि क्या चुनावी गारंटियां वोट बटोरने की गारंटी साबित होगी? क्या घोषणा पत्र के वायदों का असर मतदाताओं पर पड़ता है? क्या राजस्थान में मतदाता विकास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट डालेंगे, या राजनीतिक दलों की ओर से उठाए जा रहे भ्रष्टाचार, जातीय गणना जैसे मुद्दों पर? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के फाइनल दंगल में कुर्सी का हकदार कौन होगा? जनता के सामने एक तरफ 7 वचन हैं, दूसरी तरफ सेवा का संकल्प। कांग्रेस ने राजस्थान में 5 साल की सत्ता के बाद जनता को 7 नए वचन दिए हैं। गृहलक्ष्मी योजना में महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। गोधन गारंटी में 2 रुपए किलो गोबर की खरीद की जाएगी। कॉलेज के विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप मिलेगा। प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए 15 लाख रुपए का बीमा। इच्छुक बच्चे को अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा की गारंटी। हर घर को 400 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना को मजबूत करने के लिए कानून का वादा। वचन पत्र में इन्हीं 7 वचनों की गारंटी है, वरना घोषणा पत्र में कांग्रेस ने और भी कई वादे किए हैं, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरियों का भी वादा है। 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं। चुनावी वादों की होड़ में बीजेपी भी पीछे नहीं है। इस पर भरोसा राजस्थान की जनता को करना है, लेकिन चुनाव में मुद्दा वचन और संकल्प नहीं, नेताओं के मुद्दे हैं। बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है तो कांग्रेस के लिए जाति गणना। बीजेपी के लिए वंशवाद मुद्दा है तो कांग्रेस के लिए झूठे वादे। बीजेपी के लिए तुष्टीकरण मुद्दा है तो कांग्रेस के लिए सांप्रदायिकता। यही वजह है कि पीएम मोदी राजस्थान की रैलियों में इन्हीं 3 मुद्दों पर वार कर रहे हैं और कांग्रेस जाति गणना की रट लगाए हुए है। परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। वो खुद कुछ नहीं करे, हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया। लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है इस साल, और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। झूठ बोलो योजना सबसे बड़ी योजना है उनकी पिछले 10 साल से। बयानों और सियासत के दांव दोनों तरफ से बराबर आजमाए जा रहे हैं। बीजेपी धर्म का मुद्दा उठा रही है तो कांग्रेस जाति का। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है।
झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूं, बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या? तो मैं बैकवर्ड का हूं, वो भी घासी अपना तेली है, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले। वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले वही फिर? आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना। हालांकि कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटियों में जाति गणना वाली बात नहीं कही है, लेकिन घोषणा पत्र में जाति गणना का वादा जरूर किया है। वैसे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले का कॉकटेल नजर आ रहा है। उधर बीजेपी ने पिछले हफ्ते जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी, 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, गरीब परिवार के विद्यार्थियों को सालाना भत्ता, हर संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी का गठन, हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स, 12वीं पास मेधावी छात्राओं को स्कूटी, बेटियों को 2 लाख रुपए का बॉन्ड देने जैसे वादे किए गए। इस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सरकारी नौकरी, ओल्ड पेंशन स्कीम और महिलाओं के लिए योजनाओं में कड़ा मुकाबला है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि नेताओं को किन मुद्दों पर वोट मिलने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। वादों की घंटियां, ढेरों गारंटियां, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर। रशीद किदवई जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है कि जिसका दिवाला निकल गया हो उसकी गारंटियों पर जनता क्यों करेगी भरोसा। जाना तय है कांग्रेस पार्टी का राजस्थान से। चित्रा जी, सबसे पहले आपको अक्षय नवमी की शुभकामनाएं। भगवान आपको और शक्ति दे, आम जनता की आप आवाज उठाती रहें। शुक्रिया सर। देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा है उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता। देखिए, मोदी जी के अलावा आज के समय में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का राजस्थान में कोई इम्पैक्ट नहीं, और स्थानीय नेताओं को ये ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं और कई उनमें फूट डाल चुके हैं, कई मुख्यमंत्री के दावेदार पैदा कर चुके हैं। तो ये इंटरनल झगड़ों से जूझ रही है बीजेपी, सबको पता है बात। देखिए, जो सबसे बड़ी मोटी बात है, चिरंजीवी योजना, मेडिकल की जो योजना, हेल्थ योजना जो है वो बहुत जबरदस्त है, आम जनता को जबरदस्त उससे फायदा मिला है। तो जहां तक कर्मचारी हैं जिनकी सोशल सिक्योरिटी, जैसे हमारे भारतीय समाजवाद के टाइम थी, बाद में ग्लोबलाइजेशन के टाइम ये चीजें धीरे धीरे हटने लगी, उसको वापस से कांग्रेस पार्टी ला रही है। ओपीएस जो योजना है, पेंशन की योजना, आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या वायदे किए गए हैं ना, वापस लेकर आ रही है। मतलब अगर सरकार बनेगी तो अब जरा ये भी बता दीजिए कि 2018 में जो वायदे किए गए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, सरकार बनने के बाद कितने पूरे किए गए हैं? मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है और मैं जरा आंकड़े भी आपसे जानूंगी वरुण पुरोहित जी। जी, एक और जो बड़ी बात है, मनरेगा जब कांग्रेस लाई थी वो गाँव के लिए लाई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो लाई, गारंटी योजना, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव वोटर पे पड़ने वाला है। देखिए, कितने घोषणाएं या वादे सब पार्टियां कर रही हैं। जो मेन मैं बात बता रहा हूँ, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड पूरे कितने किए? 2018 के कितने वादे पूरे किए? अभी तो हिसाब देने का भी वक्त है ना। बिल्कुल है, 96% मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो 96% पूरे हुए वादे में, वही तो गिना रहा हूँ आपको। देखिए, किसानों के कर्ज जो थे, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी जिससे बैंकों से जुड़े हुए थे, वो सब 15,000 करोड़ के 20 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए। नेशनलाइज्ड बैंक्स के नहीं हुए। केंद्र सरकार अड़ंगे लगाएगी तो नहीं हो सकते। जितने भी देखिए बिजली के बिलों, उसमें सब्सिडी होना, मैं कह रहा हूँ आपको बताया, जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, महंगाई से लोग परेशान है, उसको जो राहत मिल रही है, आदमी उसके ऊपर जाएगा। आज ये बात कर रहे हैं कि सिलेंडर 500 का, 450 का, पेट्रोल डीजल। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान के जादूगर बाजीगर झूठ में माहिर हैं। कांग्रेस राज में राजस्थान में दंगे बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है, रोड शो अब से कुछ ही देर के बाद जयपुर में शुरू होगा। दंगों को लेकर भी आप लोगों के ऊपर दाग लगा रहे हैं कि आप फहरिस्त उठाकर देख लीजिए दंगे के दाग कितने ज्यादा राजस्थान की सरकार पर लगे हुए हैं। इसका आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वरुण पुरोहित। देखिए,
प्रधानमंत्री जी 9.5 साल से क्या क्या कह रहे हैं उसका जवाब तो कोई दे ही नहीं सकता। मुंगेरी लाल जी वगैरह सब भाग के देश छोड़ छोड़ करके 2-2 करोड़ के रोजगार दे रहे थे। पेट्रोल डीजल की अभी बात कर रहे हैं, पूरे देश में तो पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं कर रहे। एग्जाम्पल तो जब दोगे आप दूसरी जगह इंप्लीमेंट कर दोगे, जब आप उस बात को कहोगे कि भाई कांग्रेस गलत कह रही है। जब आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो फिर वो श्री गंगानगर की याद दिलाते हैं। इस सवाल पर मैं आऊंगी क्योंकि बकायदा प्रधानमंत्री की ओर से ही रैलियों में कहा गया कि 12-13 रुपए सस्ते हैं बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल, जबकि राजस्थान के कई हिस्सों में बहुत महंगे। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी वो 7 गारंटियां भी दे रहे हैं, वो चुनावी घोषणा पत्र भी लेकर आ गए। वो बता रहे हैं 2018 में हमने जो वादे किए थे 96% वायदे हमने पूरे कर लिए हैं। ऐसे में जनता बीजेपी के घोषणा पत्र पर क्यों करे भरोसा? देखिए चित्रा जी, 2018 में एक घोषणा पत्र लेकर आए थे जिसको उन्होंने जन घोषणा पत्र का नाम दिया था। वो 44 पेज का था। आज इन्होंने दूसरा घोषणा पत्र जारी किया जो 85 पेज का है। घोषणा पत्र के जो पन्ने हैं वो इन्होंने दुगने कर दिए हैं। उतना झूठ जो 2018 में बोला था उस झूठ को इन्होंने दुगना किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। 2018 में जो इन्होंने वादे किए थे उसके 2% वादे भी इन्होंने पूरे नहीं किए। जो 2018 का इनका घोषणा पत्र था उसका पहला पन्ना जो कृषि के क्षेत्र में इन्होंने लिखा था, उसका पहली लाइन लिखी थी कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर हम राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। उस वक्त राजस्थान के किसानों पर 99,630 करोड़ रुपए का कर्ज था। इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का केवल कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा खत्म किया 5 साल में। 5% किसानों का कर्जा माफ किया इन्होंने, जिन्होंने वादा किया था कि संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। अपने घोषणा पत्र की पहली लाइन इन्होंने पूरी नहीं की। उसी घोषणा पत्र में पहले पन्ने पर 27 बिंदु इन्होंने लिखे, वो 27 बिंदुओं में से एक भी बिंदु इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम रोडवेज की 5,000 नई बसें खरीदेंगे, 500 बसें भी इन्होंने नहीं खरीदी। इन्होंने कहा था कि हम 1 पैसा बिजली की कीमत पूरे 5 साल नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई। 2018 में जो राजस्थान में बिजली की कीमत 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट हुआ करती थी, आज वो 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट पहुंच चुकी है। इन्होंने उसी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सरकार में आए तो राजस्थान के 27 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 35 रुपया महीना। एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता 5 साल में इन्होंने दिया नहीं। ऐसी कई सारी घोषणाएं इन्होंने 2018 के घोषणा पत्र में किए थे। 5 साल इन्होंने कुछ भी उन घोषणा पत्र के ऊपर नहीं किया। आज जब चुनाव हारते दिखे तो फिर एक झूठ का पुलिंदा लेकर सामने आ गए। लेकिन राजस्थान की जनता ने 5 साल इनको बहुत करीब से देखा है, इन्होंने जो किया उसको बहुत करीब से देखा है। अब राजस्थान की जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं। ठीक है, अब राजस्थान की जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आते हुए, एक तरफ 7 गारंटियां दी जा रही हैं, घोषणा पत्र के जरिए जनता को लुभाया जा रहा है राजस्थान में कांग्रेस की ओर से, तो पीएम मोदी खुद उनकी ओर से बार बार हर रैली में कही जाती है कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। ये जो घोषणा पत्र है या फिर ये जो गारंटी है वो क्या दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों की? देखिए, दोनों तरफ के जो घोषणा पत्र हैं वो जनता को तमाम लोक लुभावन घोषणाओं से उनके सामने परोस रहे हैं। अब जैसे बीजेपी ने कहा कि हम उज्ज्वला योजना के लोगों को 450 में सिलेंडर देंगे घोषणा पत्र में, क्योंकि अशोक गहलोत 500 रुपए में दे रहे थे, तो आज कांग्रेस पार्टी ने 400 कर दिया, 50 रुपए कम कर दिए, और वो उज्ज्वला योजना के लिए दे रहे थे, हम सबको देंगे। तो इस तरह से एक से बढ़कर एक वाला मामला है। और आमतौर पर चित्रा जी, घोषणा पत्र महत्वपूर्ण होता है, लेकिन लोगों को जो वोट देते हैं उनके मुद्दे और कई तरह के मुद्दे होते हैं। घोषणा पत्र तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अब तो टेलीविजन वगैरह से चूंकि इतना प्रचार हो जाता है, हम लोग जो है सब लोग मीडिया में इसकी चर्चा करते हैं, अखबारों में, वरना पहले तो घोषणा पत्र वो किताब बांट दी जाती थी, लोग देखते भी नहीं थे। वो ज्यादातर नेताओं के भाषण सुनते थे और भाषणों में जो कहा जाता था उसके आधार पर अपनी राय बनाते थे। तो निश्चित रूप से घोषणा पत्रों का महत्व है। दरअसल जो 5 साल अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम किया है, लोग उसको तौलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही है उनको देखेंगे। मुझे लगता है कि हमेशा राजस्थान की जो परिपाटी रही है अभी तक, राजनीतिक परिपाटी पिछले 30 साल से, कि हर 5 साल बाद सरकार बदलने की, इसलिए इस बार जो अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं के जरिए जिस तरह से टक्कर दी है, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन एक टक्कर के रूप में पार्टी को खड़ा कर दिया और चेहरे का चुनाव बना दिया। बीते 25 सालों के इलेक्शन को अगर हम देखें तो उस समय पता रहता था कि ये वाली सरकार जा रही है, ये वाली आ रही है, लेकिन इस बार आप बता रहे हैं कि टक्कर है वहां पर। तो अशोक गहलोत के जो पिछले कार्यकाल थे, तीसरे बार मुख्यमंत्री, पिछले 2 बार बुरी तरह कांग्रेस पार्टी हारी थी, बिल्कुल, जबकि वो मुख्यमंत्री थे। इस बार लेकिन उन्होंने, और ये घोषणा हो जाती थी कि इस बार, लेकिन इस बार एक टक्कर की स्थिति में उन्होंने पार्टी को ला दिया है और चेहरे का चुनाव बना दिया है। कांग्रेस का चुनाव नहीं है, वहां बीजेपी वर्सेस अशोक गहलोत चुनाव हो गया है राजस्थान में। ये अशोक गहलोत ने इस चुनाव को इस रूप में अपनी योजनाओं के जरिए कर दिया है। अब अशोक गहलोत ने इसके साथ ही उनकी पार्टी के भीतर जो गुटबाजी चल रही थी उस पर भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, तो इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा? अब ब्रिजेश अवस्थी जी, अगर मैं आपके पास आऊं, अब तो उनकी गुटबाजी भी खत्म हो गई है और आज मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया है कि
मोदी जी जाति पर उन्होंने टिप्पणी की, बात ही बात जो जाति गणना का भी वादा कांग्रेस की सरकार की ओर से किया गया है। मोदी घासी तेली हैं, वो सीएम बनने के बाद घासी तेली को ओबीसी में लेकर आए, वो क्या जाने पिछड़ा क्या होता है। आप अभी बात करने की स्थिति में है या फिर ठीक है। रशीद किदवई जी, मैं इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। घासी तेली को लेकर ये मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि बीते अगर हम 9 सालों में देखें तो वो किस जाति किस समुदाय से आते हैं, इससे इतर होकर देश की जनता उनको तमाम मुद्दों पर वोट करती रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दांव से उनको मिलेंगे क्या वोट? जी चित्रा, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि कांग्रेस की एक रणनीति रही है, हमने उसको मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी देखा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को टारगेट नहीं करा, उससे बचे स्थानीय मुद्दों के ऊपर कांग्रेस का प्रचार रहा, तो उससे कांग्रेस को वहां थोड़ी सी बढ़त सी दिखती नजर आई। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की बहुत सारी समस्याएं हैं। जितना चित्रा जी जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, प्रश्न ये उठता है कि अगर आप 5 साल सत्ता में रहे तो आपने ये घोषणाएं क्यों नहीं पूरी करी। अगर इस जनता को इन सब चीजों की जरूरत थी, कोई भी सरकार हो वो सत्ता में जब रहती है और उसके बाद वो घोषणा पर 5 साल के बाद लाता है, तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। थोड़ा सा लगता है कि क्या मतलब है, इनका बेतुकी बात है। अगर ये चीजें करनी थी तो अपने कार्यकाल भी क्यों नहीं करी। और दूसरी बात, गारंटी की बात कर रहे हैं, दोनों पक्ष से गारंटी है चित्रा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी दोनों तरफ कोई गारंटी नहीं है। मतलब कांग्रेस में जो अंदरूनी पूरा जो झगड़ा हुआ सचिन पायलट, क्या आज कांग्रेस इस समय कह सकती है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे या सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे? या भाजपा में भी आप देखिए तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि वसुंधरा राजे वहां की पूर्व मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। तो दोनों जो मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों में एक ये बहुत बड़ा अविश्वास का भाव है, जो मतलब केंद्र की जो उनकी नेतृत्व है और जो राज्य का नेतृत्व है, तो ये राजस्थान के चुनाव को बहुत दिलचस्प बनाता है। मुझे लगता है कि जो ये कॉम्पिटेटिव ये जो हो रहा है, लोक लुभावन बातें की जा रही, देखिए इसमें तो चित्रा जी बड़ा क्लियर है, मैंने कैलकुलेशन किया है कि 50-60 हजार रुपए मतलब जीएसटी के माध्यम से अगर और तो दूसरे टैक्स के जरिए इंसान दे रहा है, एक व्यक्ति दे रहा है, एक नागरिक दे रहा है, तो उसको 27,000-28,000 रुपए सरकार दे रही है। ये कौन सा गणित है, इसमें किसका लाभ है, ये सबको पता है। हम इस वक्त मुद्दों की टक्कर भी दिखा रहे हैं, जरा मैं चाहूंगी फुल फ्रेम में आप इसको दिखा दीजिए, जिसके जरिए हमारे दर्शक ये जान पाएंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर ये दोनों ही पार्टियां आगे चल रही हैं। आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बार इसी मुद्दे को लेकर किया जा रहा है, उसके बाद वंशवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं, तुष्टीकरण को लेकर बार बार कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता। फिर आ जाती है महिला सुरक्षा की बातें, शांतिलाल धारीवाल की ओर से चूंकि मर्दों का प्रदेश बताया गया था, इसको लेकर बीजेपी हमलावर रहती है, और दलित अपमान का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर बना रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से जातिगत गणना की बात कही जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज पीएम की जाति लेकर आए, महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, बेरोजगारी पर घेरा जा रहा है, महिला सुरक्षा और फिर किसान को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब निजी जी आपसे बात हो सकती है। चित्रा जी बात बड़ी साफ सी, रशीद किदवई जी ने भी कहा कि जो सरकार 5 साल जो पार्टी सरकार में रहती है जी, उसको अगले 5 साल क्या करेगी, इससे पहले उसको ये बताना चाहिए कि मैंने इस 5 साल ये सब जो आपके साथ वादे कर रहा हूं, इस 5 साल में मैंने क्यों नहीं किए। बड़ी साफ सी बात है, क्यों नहीं कर पाए। आपके पास सरकार थी, 5 साल आपने बाकायदा सरकार चलाई है, तो आपको ये बताना चाहिए जनता को कि हमने इस बार ये नहीं किया और इसलिए नहीं कर पाए। पहली बात तो बड़ी साफ सी है। दूसरी बात आपने कहा था गुटबाजी की। गुटबाजी की बात चित्रा जी बड़ी साफ सी है कि जो बार बार पता नहीं कितनी बार वो हाथ पे हाथ पकड़ करके वो दो जो राजस्थान के कांग्रेसी नेता उन्होंने हाथ में हाथ पकड़ कर दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। एक मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को या प्रदेश अध्यक्ष को या उस नेता को जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसको गद्दार कहे, उसको बेअकल कहे, नालायक कहे, या जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आज वो साथ हो सकते हैं क्या? और अगर दिखाई तो दे रहे हैं ना आप जी, साथ हो सकते हैं, ये तो बात की बात है, पर दिखाई तो दे रहे हैं साथ साथ। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, कोई भी विवाद वाली बात नहीं कही गई है, जिससे आपके चेहरे की खुशी मैं यही कह रहा हूं। आपने कहा कि दिखाई दे रहे हैं, दिखाई तो दे रहे हैं वो, लेकिन उन शब्दों का, जिन शब्दों का प्रयोग वो अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट के लिए किया था, उनका जवाब तो दें। उसके लिए क्या माफी मांगी उन्होंने? क्या उसके लिए कहा कि हाँ मैंने ये जो कहा वो गलत कहा? ये तो आज तक नहीं उन्होंने कहा। और अभी फिर वो अगली बार जब कोई बात आएगी, मुद्दा आएगी, तो उन्हीं शब्दों का, और एक बार नहीं किया अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जी ने कई बार शब्दों का इस्तेमाल किया। बात बड़ी साफ थी है, जहां तक राजस्थान का सवाल है, वहां पर भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा और दलित सुरक्षा, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वहां पीएफआई की रैली तो हो सकती है,
लेकिन हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकल सकता, रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। करौली से लेकर जोधपुर तक, कन्हैया लाल से लेकर के जो बाकी जगह जो जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उस पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। ले लेती हूं वरुण पुरोहित जी, इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से गिनाए कि 5 सालों तक आपने क्या किया और जो वायदे आज आप कर रहे हैं वो क्यों नहीं पूरे किए सरकार में आने के बाद। बार बार वादा ही करेगी क्या कांग्रेस पार्टी? और उन्होंने बाकी के गुटबाजी को लेकर भी जो सवाल पूछे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, गुटबाजी तो इनको समझ में नहीं आती, डेमोक्रेसी क्या होती है। इनको चाहिए पुलिसिया टाइप पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी है नहीं। हम राजनीतिक प्रगतिशील व्यवस्था पे डिपेंड करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हम विश्वास करते हैं, जिसमें आलोचना का भी स्थान होता है। जहां तक आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, कैलाश मेघवाल जी इतने सीनियर वरिष्ठ नेता हैं इनकी पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया अर्जुन मेघवाल पे भ्रष्टाचार का, जो केंद्र सरकार में मंत्री है, उन्होंने उनको बाहर कर दिया। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। इसलिए, और सबसे ज्यादा अगर केसेस पकड़े गए भ्रष्टाचार के, नो टॉलरेंस राजस्थान सरकार में रही है, वो एसीडी डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा रजिस्टर किए। वो वही करेगा रजिस्टर जिसको आंकड़े छुपाने नहीं होंगे। जो छुपाना चाहेगा वो क्यों करेगा ऐसे केसेस रजिस्टर? आप मुझे बताइए। हम तो केंद्र सरकार की जैसे तो है नहीं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या आंकड़े दे रहा है वो छुपा रहे हैं। कोरोना काल में जहां तक आपने राजस्थान सरकार की बात की, देखिए कोरोना काल आया, उसमें बेस्ट प्रबंधन हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान का था। फिर लंपी डिजीज आई, ये हिंदुवाद की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, लंपी डिजीज इतनी जबरदस्त आई, लाखों गाय हमें छोड़ के चले गई, जिनको हम गौ माता बोलते हैं। उस पर राजस्थान सरकार ने ही सबसे बढ़िया कार्य किया, इन्होंने देश में अभी तक नहीं किया उस बात पे। सेंट्रल बजट में कोई इन्होंने लंपी को दिखा दीजिए। ठीक है, हाँ जल्दी से एक टिप्पणी आप बोल मैं दीजिए, एक फिर छोटा सा बीजेपी की सवाल, प्रवक्ता आज की पहली बार मुझे मालूम चला गद्दार, बेअकल, नालायक, अंग्रेजी पढ़ा लिखा, ये सब कुछ कहना ये डेमोक्रेसी में है। इसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की इस परिभाषा मैं पहली बार वरुण जी आपसे सुन रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको आप लोकतंत्र कहते हैं। गाली गलौज को, अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को गाली देना आप लोकतंत्र कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत जय हो। आपके प्रधानमंत्री जी जय जर्सी गायर माताओं को क्या क्या कहते हैं, उस पर नहीं शब्द लोग हैं। भैया आपने जिसको लोकतंत्र कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लोकतंत्र है। आपने उस गद्दार, नालायक, बेअकल को लोकतंत्र की निशानी बताया। जय हो आपकी। इसको आप लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, बहुत ठीक है। चलिए अब बाकी मेहमानों के पास चली जाती हूँ। ठीक है वरुण पुरोहित जी, अब मैं आ जाती हूँ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपके पास। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि गुटबाजी खत्म हो गई, सब साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं और 7 गारंटियों को जो बढ़ा चढ़ाकर अलग अलग हिस्सों में लेकर जा रही है। महिलाओं के लिए जिन तरह की योजनाओं का ऐलान किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, अशोक गहलोत की ओर से, क्या ये मुद्दे भारी पड़ सकते हैं? और यही कारण है कि जो जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं, चाहे आप टीवी स्क्रीन पर सुने या बाहर सुने, मतलब हर 5 साल में वहां की सरकार बदल जाती है। अब तक इस तरह की एक परिपाटी रही है, वो महसूस की जाती रही है, लेकिन इस बार ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि टक्कर है। यह हर 5 साल में राज बदलने का जो रिवाज है वो इस बार कायम नहीं रहेगा। देखिए, गुटबाजी कोई बिजली का स्विच नहीं है कि उसको जब चाहे ऑन कर दो, जब चाहे बंद कर दो। राजस्थान में 5 साल आपने जिस तरह लड़ाई लड़ी, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी बटी रही, जिस तरह से पूरी सरकार बटी रही, उसका परिणाम राजस्थान की जनता ने भोगा है। वो राजस्थान की जनता भूली नहीं है। और आप जो 2 चेहरे साथ दिखाकर आज चुनाव के 1 महीना पहले से आप शुरू कर रहे हो, उसको 5 साल के लोग भूल जाएंगे, ये अब होने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सचिन पायलट जी शायद इस बात को भूले नहीं होंगे कि उनको सरेआम बीच बाजार किस तरह अशोक गहलोत जी ने गद्दार कहा, किस तरह उनको कोरोना कहा, किस तरह उनको नकारा कहा, जिस तरह उनको निकम्मा कहा, और जिस तरह उनको कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाला कहा, ये अशोक गहलोत जी के बयान है। कौन भूलेगा सचिन पायलट इसी सरकार की पेपर लीक के खिलाफ अजमेर से लेकर जयपुर तक पदयात्रा करके अपने छाले दिखा रहे थे। कौन भूलेगा कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत जी के खिलाफ किस तरह के बयान दिए और अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए किस किस तरह के षड्यंत्र राजस्थान में रचे हैं। केवल इनके बोल देने से कि गुटबाजी खत्म हो गई, गुटबाजी खत्म होती नहीं है। महिला सुरक्षा की ये बात करेंगे, जिनके राज्य में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हो गई, जिनके 5 साल में 35,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हो गई, 15,000 18 वर्ष से छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के शासन में पिछले 5 साल में हो गई। ये महिला अत्याचार की सुरक्षा की बात करेंगे। ये वो महिला सुरक्षा की बात करेंगे जिनकी राज्य में बेटियों को दुष्कर्म के बाद टुकड़े टुकड़े करके भट्टियों में जलाया जाता है। ये बात करेंगे जिनके राज्य में बेटियों को दुष्कर्म के बाद तेजाब डालकर मारकर कुएं में फेंका जाता है। ये बात करेंगे मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूर एक थाने में रेप पीड़िता न्याय नहीं मिलने के कारण 10 साल के बच्चे के सामने खुद के ऊपर आग लगाकर जलकर मर जाती है। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा की। महिला राजस्थान की
एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को देने वाली नहीं है। ठीक है, टक्कर की बात कर रहे हैं छोड़ दीजिए, एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इतना विधायक भी मानी जितना विपक्ष का एक तरफा चुनाव है। और जरा एक आंकड़ा दर्शकों को बता देती हूँ, पुरुष वोटर की तुलना में महिला वोटर भले ही राजस्थान में 20 लाख कम हो, लेकिन हमेशा उनका वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है। तो मुश्किलें पैदा हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी के लिए। वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी, कोई मुश्किल नहीं है। जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, अभी उज्जैन में बच्ची का इन्होंने देख लिया, सबने पूरे देश में देखा ये क्या कर रहे थे, और महिलाएं गायब हो गई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। वो सबसे बड़ी बात है। आप तो कह रहे हो दुष्कर्म, मैं कह रहा हूँ महिलाएं कहाँ गई हिंदुस्तान से, वही गायब हो गई। उस पर महिला सुरक्षा तो वो सबसे बड़ी बात है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। राजस्थान में FIR कंपलसरी है, और महिलाओं के ऊपर सब प्रकार के जो अत्याचार है उसमें उत्तर प्रदेश इनका योगी मॉडल नंबर 1 है। रोज कहीं ना कहीं, कभी आगरा में, कभी कहा क्या क्या नहीं हो रहा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राइम है, और हम तो महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। अभी सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता है सारे के सारे, या कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अपनी खुद की पार्टी की बात नहीं करते। अब मान लीजिए सचिन पायलट को क्या लगा क्या नहीं लगा, वो भावना इनको पता लग रही है। क्यों लग रही है भाई? कांग्रेस बात देखिए, बात कांग्रेस की हो रही है, इनके नेताओं की बात नहीं कर रहे, कांग्रेस के नेताओं का ही विश्लेषण कर रहे हैं बैठ करके। अरे तो आपकी सरकार है, आप ही का विश्लेषण होगा ना वरुण पुरोहित जी। कांग्रेस की सरकार है तो विश्लेषण बीजेपी का थोड़े ना किया जाएगा बैठकर राजस्थान के संदर्भ में। पूछा जाएगा 5 सालों में क्या किया आपने। मैंने आपको बताया, कोरोना आया, महामारी आई, सबसे बड़ा प्रबंधन, सबसे बेस्ट प्रबंधन राजस्थान का हुआ। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं आप अपनी बात को। लक्ष्मीकांत जी जल्दी से अपनी बात कीजिए, उसके बाद विनोद जी मैं आ रही हूँ। लक्ष्मीकांत जी जल्दी से। राजस्थान को क्या किया मैं बताता हूँ आपको। राजस्थान आज NCRB का डाटा कहता है कि महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 पर है, महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में देश में नंबर 1 पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि 4 सालों से भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। बच्चों की तस्करी के मामले में देश में नंबर 1 है, पीपल लीग के मामले में देश में नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी बात, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनके मामले में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है। बिजली की कीमतों के मामले में देश में नंबर 1 पर है। इन्होंने राजस्थान को बर्बाद करने के अलावा, राजस्थान को लूटने के अलावा 5 साल कुछ भी नहीं किया। केवल और केवल अपनी सरकार बचाए रखने के लिए एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना था, एक दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री को हटाकर मुख्यमंत्री बनना था। केवल इसी लड़ाई में इन्होंने 5 साल निकाल दिए। अरे लेकिन आपने भी तो अपने बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है ना। तो बीजेपी के लिए भी तो ऐसा था नहीं कि क्लीन स्वीप वाली स्थिति थी। राजनीतिक जानकार तो यही मानते हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों पर दांव लगाने का मतलब यही है कि बहुत जगहों पर कमजोर स्थिति थी आपकी। लक्ष्मीकांत जी, अगर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है फिर तो भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप कर लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो क्लीन स्वीप कर रही है, हम तो बोल ही रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान के हालात देखिए। राजस्थान का बच्चा आज इस बात को जानता है कि कांग्रेस पार्टी के 5 साल के शासन में किस तरह की अराजकता पूरे राजस्थान में फैली है। ठीक है, आप एक के बाद एक घटनाएं देखिए। कन्हैयालाल का गला काटा गया, योगेश जाटव, हरीश जाटव, कृष्णा वाल्मीकि को पीट कर मारा गया। किस तरह आदर्श रापड़िया की हत्या की गई, किस तरह रतन सोनी की हत्या की गई, और मारने वाले एक समुदाय विशेष के लोग थे। पूरी की पूरी सरकार इन सबके पीछे, और इसी वजह से तुष्टिकरण के आरोप भी लगाए जा रहे हैं राजस्थान की सरकार के ऊपर। विनोद अग्निहोत्री जी, अब थोड़ा इससे इतर आते हुए, चूंकि युवा वोटर भी एक बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान में फैसला करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी वहां पर, और मेरे पास जो डेटा है, करीब 5.25 करोड़ वोटर्स में से 18 से 21 साल के वोटर 60 लाख हैं जो पहली बार वोट करने के लिए जा रहे हैं। राज्य में 21 से 29 साल के बीच का 1.25 करोड़ वोटर है, और पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, यकीनन ये मुद्दे राजस्थान में क्या अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद युवा वोटर्स की भी है, और वो दोनों ही तरफ से सवाल पूछेंगे कि बीजेपी उनके लिए क्या लेकर आई है, या कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, या क्या वायदे कर रही है। देखिए, मुद्दा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन राजस्थान में भी है बड़ा मुद्दा, और वहाँ बेरोजगार युवकों ने लगातार प्रदर्शन भी किया है, आंदोलन भी किया है। लेकिन अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी विफलताएं गिनाई गहलोत सरकार की। एक वैसे पेट्रोल के दाम तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग बराबर ही है, हाँ, कुछ जगहों पर, हाँ, भोपाल में और जयपुर में, इसलिए वो एक मामला वैसे ही डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन महिला सुरक्षा, इसको लेकर के राजस्थान की सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन मेरा एक प्रति प्रश्न है, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेता वसुंधरा राजे हैं, वो कितना सड़क पर उतरी? भारतीय जनता पार्टी कितना इन अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को लेकर के आंदोलन में आई? शिवराज सिंह चौहान 1.5 साल में जो है, जब वो सत्ता से बाहर रहे, मध्य प्रदेश में उन्होंने बीजेपी की तरफ से काफी आंदोलन किए। बिल्कुल। ना रमन सिंह छत्तीसगढ़ में भी, ना रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में, ना वसुंधरा जी ने जयपुर राजस्थान में, बल्कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत की तो मित्रता की खबरें आती रही। यहाँ तक अशोक गहलोत ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वसुंधरा जी ने मेरी सरकार बचाई। तो एक तरफ जब
जनता ये सारी चीजें देख रही है और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को घोषित नहीं किया। बिल्कुल हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो और उन्होंने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को लड़ा के संदेश दिया कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि विपक्ष के नेता के रूप, विपक्ष के दल के रूप में आपने क्या भूमिका निभाई अगर ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो झगड़ा चल रहा था, भाजपा को पूरी उम्मीद थी कि इस झगड़े से ही चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की जो दूरदर्शिता थी एक अध्यक्ष के रूप में, उन जो काम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं कर पा रहे थे वो उन्होंने करके कम से कम प्रकट तौर पर उनको एक साथ कर दिया। जैसे आपने कहा ना दिखाई तो दे रहे हैं, तो प्रकट तौर पर आज वो दोनों की बयानबाजी बंद है। तो वो जो है वो जो एक उम्मीद थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके करिश्मे और उनकी जो गारंटी है उसका सहारा है। अब नीजेश अवस्थी जी, कब तक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब लोकसभा हो राज्यसभा, आपके राज्य के नेता कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? उन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि 5 सालों तक रमन सिंह को लेकर छत्तीसगढ़ में अलग अलग हिस्सों में मैं गई, ये कहा गया कि वो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ उस तरह से मुखर नहीं हुए। यही बातें वसुंधरा राजे के खिलाफ राजस्थान में सुनाई देती हैं। चित्रा जी, और डबल इंजन की सरकार की आप बात करेंगे तो बताना पड़ेगा ना आपका दूसरा इंजन कितना मजबूत है। चित्रा जी, फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता हूं, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे एक व्यक्ति की बात मत करिए। क्या बीजेपी ने लगातार 5 वर्ष तक पेपर लीक के मामले में, दलित सुरक्षा के मुद्दे पे, राष्ट्रीय जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति चली उस मुद्दे पे, क्या राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पूनिया, क्या ये लोग आपको याद नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन इनका कोई ना कोई एक्टिविटी नजर ना आती हो? ऐसा नहीं है। आप लोग जो लोग देखना चाहते हैं उस नजरिए से कि वसुंधरा जी कहां थी उस समय, अरे वसुंधरा जी नहीं, आप दल को देखिए ना। कहीं तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र में दल प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री तो नहीं है, सबसे बड़ा चेहरा तो वही है ना, इससे आप कैसे इनकार कर देंगे? एक बात सुनिए, एक बात बड़ी साफ सी है। मैं आपको एक बात बता दूं, चुनाव के समय एक चेहरे की बात आप करते हैं, मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां पर आप बहुत बार, आप एक बार बताइए, मनोहर लाल खट्टर को आप जानते थे? हरियाणा चुनाव से पहले दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, नहीं जानते थे ना आप। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरीके की बात न करिए प्लीज। वहां पर जो वास्तविक स्थिति है जनता के बीच। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, बार बार ना मैं एक बात सुनता हूं, युवा वोटर क्या महंगाई और बेरोजगारी के, क्या युवा वोटर भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रवाद पर वोट नहीं देगा क्या? उसको सिर्फ इस बात से मुद्दा है महिलाएं सिर्फ महंगाई, किचन ठीक चल जाए बाकी देश चले ना चले, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, हर चुनाव में होते हैं, जो करंट में होते हैं सामने। लेकिन हम लोगों का एक स्टीरियोटाइप ये बन गया है कि युवा होगा तो उससे हम बेरोजगारी पे बात कर लें, योजना की बात करें और 1200 रुपए देने की बात करें, और दूसरे राज्यों की जब बात हो तो आप कहें कि राष्ट्रीय मुद्दे पर क्यों ना हो चुनाव? मैं हर राज्य के उसमें, अभी मैंने जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, मैंने कहा कि वहां के राष्ट्रीय नेता उतर आए। मैंने कहा राष्ट्रीय नेता क्या होते हैं? वो वहीं से राज्य से गए ना, एक बात। और यही विधानसभा चुन करके भेजती है राज्यसभा में, और वो राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए कि नहीं चाहिए किन्हीं भी बिल को पास कराने के लिए। इसलिए कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जो केंद्र से, लेकिन राष्ट्र से अलग हो। राज्यों के मुद्दे पर होंगे ना अब नीजेश अवस्थी जी चुनाव, यकीनन राज्यों के मुद्दे पर होंगे। क्यों आप तमाम मुद्दों को एक साथ लेकर आएंगे? और राष्ट्रीय मुद्दा भी है। हाँ, कोई भी विधानसभा अशोक गहलोत ने क्या काम किया है, इस मुद्दे पर होना चाहिए चुनाव, या फिर हम राष्ट्रवाद और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर आए? यकीनन अशोक गहलोत ने क्या काम किया है, उस मुद्दे पर होना चाहिए चुनाव कि उन्होंने 5 सालों में डिलीवर किया है राजस्थान की जनता को या नहीं किया है? उन्होंने जो वादे किए वो पूरे हुए हैं, नहीं पूरे हुए? मैं कहता हूं कि इस बात का भी उनसे पूछा जाना चाहिए कि पीएफआई और रामनवमी के जुलूस में आपने एक के लिए क्यों किया? एक रोड रेज में अगर किसी की हत्या होती है आपने कितना उसको मुआवजा दिया, और दंगों में मरे हुए व्यक्ति कन्हैया लाल के लिए आपने क्या किया? इसका जवाब नहीं मांगना चाहिए क्या? नहीं सिर्फ ये कि मुझे लैपटॉप मिल जाएगा से इतना पर्याप्त है? क्या ये देश के लिए पर्याप्त होना चाहिए? की बातों पर जी ने कहा, तमाम नेताओं के नाम लिए कि उन्होंने बड़ी एक्टिविटी की। मुझे नहीं याद पड़ता है कहीं कोई जेल भरो हुआ हो, कहीं कोई रास्ता रोको हुआ हो, कहीं कोई सड़क पर आंदोलन। बयानों के अलावा, बयान तो सब नेता दे देते हैं, ट्विटर पे आप आ गए। विपक्षी दल का मतलब होता है सदन से लेकर के सड़क तक आप सरकार को से जवाब मांगे। एक जुलूस मुझे याद है किरोड़ी लाल मीणा का, जो उन्होंने पेपर लीक के मामले में किया था, बस। और किरोड़ी लाल मीणा को किस तरह से, वो भी मतलब प्रथम पंक्ति के नेताओं में उनको पार्टी नहीं रखती, ठीक है, वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं पहले एक बार। अब
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष की भूमिका होती है और होनी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है बिल्कुल विपक्षी दल के रूप में, हम लोग कहा करते थे कि अपोजिशन का रोल जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर निभाती है, हाँ, लेकिन वो राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ा। इस तरह की बातें होती हैं यकीनन, लेकिन राजस्थान में ऐसी बातें नहीं दिखाई दी। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। रशीद जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैं इनकी बात ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं जितना समझ पाया ये बोलना चाह रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में सड़क पर क्यों नहीं उतरी। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने इतने आंदोलन इस सरकार के खिलाफ किए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय चैनलों पर हमारी उपस्थिति जो राजस्थान की चीजें थोड़ी कम दिखाई गई, इसलिए पता नहीं है। लेकिन हमने पेपर लीक को लेकर, हमने महिला अत्याचार को लेकर, यहाँ हो रहे अपराधों को लेकर लगातार 5 साल सड़क पर आंदोलन किया है। न केवल सड़क पर आंदोलन किया, बल्कि हमारे विधायकों ने विधानसभा में भी इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का पैर टूट गया पुलिस की लाठी खाते खाते पेपर लीक के खिलाफ। राजस्थान में जो पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक हुए, जिसमें 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। राजस्थान का चुनाव राजस्थान के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। राजस्थान का युवा जानना चाहता है कि राजस्थान की सरकार के पूर्व मंत्री ने पेपर लीक किया और सरकार ने उसे बचाया। राजस्थान ये जानना चाहता है कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए आरपीएससी के लोगों ने पेपर लीक किया और 70 लाख लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया, और उनको बचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। ये पहला राज्य है चित्रा जी जहां पर सरकार शामिल है पेपर लीक में। सरकार के लोगों ने पेपर लीक कराए, और जितने यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, जितने यहाँ 8,000 से ज्यादा हत्याएं, सोचिए राजस्थान जैसे प्रदेश में 5 साल में 8,000 से ज्यादा हत्याएं। और एक अभी की एक घटना जिसमें आपको राजस्थान की सरकार का चरित्र पता चलेगा। जयपुर में एक रोड रेज की घटना हुई जिसमें एक मुस्लिम युवक की जान चली गई। सरकार ने उसी दिन 50 लाख रुपया नगद, एक नौकरी और एक डेयरी बूथ उसका सेक्शन कर दिया। राजस्थान में 8,000 से ज्यादा हत्याएं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हो चुकी है। किसी को 1 रुपया देने का काम सरकार ने नहीं किया। तो क्या राजस्थान इस बात को भूल जाएगा? राजस्थान इस बात को भूल जाएगा कि यहाँ पर करौली में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ, छपड़ा में दंगा हुआ, झालावाड़ में दंगा हुआ, जयपुर में दंगा हुआ, और पूरी की पूरी सरकार उन दंगाइयों के पीछे खड़ी रही, उन लोगों को बचाने का काम करती रही। राजस्थान क्या इस बात को भूल जाएगा कि यहाँ ड्रिल मशीन से शिवलिंग उखाड़ा गया और राम दरबार ढहा दिया गया बुलडोजर से? राजस्थान कुछ नहीं भूलेगा। राजस्थान जानता है कि कन्हैया लाल का जो गला काटा, वो राजस्थान की सरकार का इकबाल का गला कटा था। राजस्थान की सरकार ने दिखा दिया था कि उसके इकबाल में कितना दम है कि उसके राज्य में आकर लोग एक निर्दोष आदमी का गला काटकर चले जाएं। तो राजस्थान इन सब चीजों को देख रहा है, राजस्थान सब इन चीजों को जान रहा है, और इसी के आधार पर वोट पड़ेगा। अब वो सिलसिलेवार तरीके से गिना रहे हैं कि बीजेपी ने किन किन मुद्दों पर आप लोगों को घेरा है और किस तरह का असर रहा है राजस्थान में आपकी सरकार का। और इन सब के तरह एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जयपुर में रोड शो शुरू होगा, इसके पहले भी वो कर चुके हैं राजस्थान के अलग हिस्सों में। मोदी जब मैदान में उतरते हैं तो उनका खुद का एक करिश्मा है, और अभी का चुनाव या तो कमल के निशान पर या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है बीजेपी। इससे पार पाना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए। चित्रा जी, इनको हिसाब देना चाहिए था। 24+1 सांसद, 25 सांसद दिए, कितना उसने सांसद निधि से क्या काम कराया, संसद में राजस्थान के बारे में कितने प्रश्न पूछे, कितनी एड प्रधानमंत्री जी से या केंद्र सरकार से राजस्थान के लेके आए, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। और ये बात कर रहे हैं छोटी चौपड़ में, मैंने पहले भी आपको बताया था, छोटी चौपड़ पे इनके राज्य में प्राचीन मंदिर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? अगर आप हिंदू हिंदू की बात करते हो, तुष्टीकरण बोलते हो दिन भर, आपको खड़ा हो जाना चाहिए था। जयपुर की जनता खड़ी हुई, उसके बाद वसुंधरा जी ने उसको बनाया, वो प्राचीन पत्थर गायब हो गया, पिंक पत्थर से बना दिया, जयपुर की सुंदरता ही गायब हो गई। जो प्राचीन पत्थर से मंदिर बनाए, पूरा शहर बना हुआ है। तो ये इस बात की तो बिल्कुल इनकी वो नहीं है। मोदी जी का इम्पैक्ट मैं कह रहा हूँ राजस्थान में चलने वाला नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि 9.5 साल का जो कार्यकाल है, जो फिल्म उनकी डेवलप हुई है, सबको पता लग गया। एक चीज फेंकी, उसके बाद गायब। लोगों को 19 करोड़ रोजगार का आज दिन तक इंतजार है। क्या राजस्थान में चाय पकौड़े के ठेले लगवाए हम युवाओं से? सबसे ज्यादा रोजगार की बात आज भी हम कर रहे हैं। कोरोना काल में लाल डायरी भी तो निकलकर सामने आ रही है ना वरुण पुरोहित जी, और लाल डायरी आ गई है तो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। और लाल डायरी में लिखा हुआ है कि जल जंगल जमीन की को किस तरह से हड़पने का काम किया गया है और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। लाल डायरी का कुछ होता तो ये पहले क्यों नहीं ले आते? इतने टाइम से क्या कर रहे थे? सेंट्रल एजेंसी से कोई एविडेंस छीन के ले जाकर बैठे रहेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये सबको समझ में आता है चुनावी जुमला क्या कर रहे हैं। और आप बार बार ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूं आप पूर्वी राजस्थान में जाइए। निजीकरण से इन्होंने आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी सरकारी नौकरियों की, और सारा जो दलित समुदाय है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का परेशान है इनसे, उनकी जो बच्चों की फ्यूचर सिक्योरिटी वो समाप्त कर दी। क्यों कर दी भाई? 10 लाख तो नौकरियां केंद्र सरकार में पेंडिंग, और फिर निजीकरण कर दिया तो आरक्षण खत्म हो गया, तो उनको नौकरी कहां से मिलेगी? हमने एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऊपर उठाने का काम किया, उसको वापस पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं सीधे रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, अब डिबेट में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठा है, बीजेपी की ओर से सीएम चेहरा सामने नहीं रखा गया है,
कांग्रेस पार्टी की ओर से अशोक गहलोत खुद के लिए चाहे जितनी भी बातें कह लें कि ये जो कुर्सी है मैं तो छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी ये ऐलान नहीं किया है कि सरकार बनेगी तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी चित्रा, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधि बड़ी चतुराई से दोहरे मापदंड अपनाते हैं। जब बात होती है कि राजस्थान में पेपर घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, तो फिर जो मध्य प्रदेश में जो पटवारी भर्ती में जो कमियां थी उसका कोई जिक्र नहीं होता। इसी तरीके से जो महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है, अपराध की बात है, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान ये सब पहले, दूसरा, तीसरे नंबर के ऊपर काफी साल से चले आ रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक राजनीतिक दल की हुकूमत से वहां की महिलाओं के कोई अपराध में कोई कमी आ जाए। ये तमाम मुद्दे होते हैं जो इनको पता होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा, चित्रा, चेहरे को लेके दोनों राजनीतिक दलों में बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस में इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी जो एक चुनावी मतलब एकता नजर आ रही है और जनता वहां की शायद इस चीज को ठीक से देख रही है, और इसी के लिए जो है वहां के ऊपर कांग्रेस के लिए वहां ज्यादा समस्या आ रही है और भाजपा को क्योंकि बड़ा थे। लेकिन जो आपने लाल डायरी की बात करी चित्रा, जो एक राजनीतिक मुद्दा है, वो लाल डायरी पता होना चाहिए। जैन हवाला घोटाला हुआ था जो नरसिम्हा राव के समय, अदालतों ने कहा था कि डायरी इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब उसको सबूत के रूप में नहीं पेश किया जा रहा है। तमाम देखिए आप जितनी भी रेड हुई है, जो वहां के ऊपर बात हुई, छत्तीसगढ़ में जो महादेव ऐप की बात हुई, वो भी राजनीति से प्रेरित नजर आया। और उसके बाद जब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो आया, 1 नहीं 2 नहीं 3, उसका सरकार ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। तो तमाम साफ नजर आता है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे महिला उत्पीड़न के मामले हो, चाहे नौकरियों की बात हो, दोनों राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंड है। ये बात जनता कैसे समझेगी, ये चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। तब ठीक है, अब निजेश जी पहले बोलने, उसके बाद मैं आ रही हूँ। किदवई साहब, आप तो पत्रकार हैं, आप ये बात तो ठीक है कि कोई भी डायरी हो, कोई भी हो, उस पर कोई उसकी लीगल उसकी सैंक्टिटी नहीं होती। इसी डायरी के आधार पर अलाल चंद अडवाणी, उमा भारती और पद्मलाल खुराना ने इस्तीफा मांगा था और दिया था उन्होंने। बड़ी तालियां बजाई थी आप लोगों ने, पत्रकारों ने। मैं भी कहता हूं कि डायरी के बारे में मैं भी लगता था कि ये पता नहीं डायरी है भी कि नहीं है, सिर्फ दिखा रहे। लेकिन जब कांग्रेसी उसको ले लेकर के भागने लगे, छीनने लगे, तब मुझे लगा कि वास्तव में इसमें कुछ है। वरना कांग्रेस जी को कहते कि हाँ खोल दो भैया, खोल दो इस डायरी को, क्या है देखते हैं हम। लेकिन वहां तो छीना झपटी हुई, मार पिटाई हुई, डायरी को लेके भाग गए वहां पर। लेकिन किदवई साहब, कोर्ट की बात नहीं, अभी जनता की अदालत की बात हो रही है। जनता की अदालत की बात हो रही है। जनता की अदालत में वो लाल डायरी छीन करके भागने वालों को जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों छीन के भाग रहे थे। जिस कोर्ट में अदालत की, जिस कोर्ट में आप बात कर रहे हैं ना, लीगल सैंक्टिटी उसकी नहीं है, उसकी तो बाद में बात आएगी। इस समय हम जनता की अदालत की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो रशीद भाई कह रहे हैं, ये चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे दलित उत्पीड़न का मुद्दा हो, दोनों राजनीतिक दलों के दोहरे मानदंड हैं। मैं राजस्थान का उदाहरण बताता हूं। दलित उत्पीड़न कितना शोर मचा रहे हैं, और मलिंगा जिन्होंने एक दलित इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए, अब वो भर्ती है अस्पताल में, उसको टिकट दे दिया बीजेपी ने, जिसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो ये दोहरा मानदंड जो है कैसे चलेगा? एक तरफ और 3-4 उदाहरण तो उन्होंने गिना दिए। तो मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। ये दोनों दल इस बात पे उनमें होड़ मची हुई है कि साहब हमारे दाग जो है वो तुम्हारे दाग से कमजोर, तुम्हारे दाग ज्यादा बड़े। और ये घोषणा पत्र भी उठाकर अगर आप देखेंगे तो एक ही जैसे पाए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की घोषणा पहले रेवड़ी बांटी जाती थी, पहले रेवड़ी बांटी जाती थी, क्योंकि इन्होंने 2 रुपए किलो गोबर खरीदी की बात कही, उधर से आया कि हम गोबर भी खरीदेंगे, गोमूत्र भी खरीदेंगे। मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें पहले रेवड़ी बांटी जाती थी, अब रेवड़ी से बतासे और गट्टे भी बांटे जा रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है आपकी ओर से कही गई कि पहले सिर्फ रेवड़ी बांटी जाती थी, अब बताशे और गट्टे भी बांटे जा रहे हैं। रशीद किदवई जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए चित्रा, जो सरकारें राज्यों में होती हैं, वो हमें अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि जो सत्ता में है वो सारी मतलब खतरे में। मुझे लगता है केवल छत्तीसगढ़ में एक ऐसा है कि जहां सरकार थोड़ा मजबूत नजर आ रही है, बाकी सब जगह मुझे बदलाव की लहर नजर आ रही है। और ये बात दोनों राजनीतिक दलों को समझनी चाहिए। और अभी तो बागियों से भी निपटना होगा इन दोनों को। बीजेपी के पास 22 हैं तो कांग्रेस के पास 17 हैं। फिर लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बागी कहीं खेल ना बिगाड़ दें। देखिए, मैंने आपको कहा कि राजस्थान की जनता ने 5 साल जो देखा है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि 5 साल की अराजकता जो उन्होंने भोगी है उसको दोबारा नहीं भोगना चाहते वो। तो आज केवल और केवल एक इशू है कि राजस्थान से कांग्रेस को उखाड़ फेंकना, और उसी संकल्प के साथ राजस्थान की जनता ठान कर बैठी है। इन्होंने लाल डायरी का जिक्र भी किया।
लाल डायरी से इतना डर क्यों रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग? को याद होगा, आपने भी अपनी बात में जिक्र किया था, शांति धारीवाल ने किस तरह वहां विधानसभा में कहा था, हम मर्दों का प्रदेश है इसलिए नंबर 1 पर है दुष्कर्म के मामले में। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मैं शांति धारीवाल को अपनी अगली सरकार अगर आएगी तो उसमें भी इसी विभाग का मंत्री बनाऊंगा। लेकिन उसी विधानसभा में उसी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक ये कहता है कि मैं मंत्री ये कहता है कि राजस्थान में बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं, हम उसकी बात करें, हम दूसरे राज्यों से तुलना नहीं करें, तो कांग्रेस पार्टी उसको बर्खास्त कर देती है। वही ये मंत्री विधानसभा में कहता है कि मेरे पास लाल डायरी है अशोक गहलोत जी की भेजी हुई, जहां पर राजस्थान की सरकार की लूट का हिसाब है। तो राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कहते हैं कि बता, खोल के दिखा लाल डायरी में क्या लिखा हुआ है? क्यों कांग्रेस पार्टी के विधायक उसी विधानसभा में उसके ऊपर टूट के पड़ जाते हैं और लाल डायरी के पन्ने फाड़ने की कोशिश करते हैं? एक लाइन में तो लाल डायरी राजस्थान की लूट का हिसाब है। अब लाल डायरी में कुछ तो होगा तभी तो छिपाया जा रहा था। वरुण पुरोहित जी 2 लाइन में जल्दी से। जी चित्रा जी, क्या पूछा आपने? लाल डायरी में क्या था जिसको छिपाने की कोशिश की गई थी विधानसभा में? देखिए चित्रा जी, कुछ भी नहीं था। लाल डायरी में कुछ होता है तो ये लोग इतने दिन तक बैठे क्यों रहते हैं? मैं कह रहा हूं, जब वो सेंट्रल एजेंसी से छीन के डायरी ली, इतने टाइम तक सेंट्रल एजेंसी बैठी क्यों थी? अगर कुछ होता था एविडेंस किसी भी, ये मामूली बात है क्या किसी सेंट्रल एजेंसी से आप एविडेंस उठा के ले जाओ और फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं करे सेंट्रल एजेंसी? या तो लचर है व्यवस्था केंद्र सरकार की, इसलिए नहीं पकड़ पाए। अगर लाल डायरी में कुछ होता है तो विधानसभा चुनाव में पहले कर लेते, खोल के दिखा देते। अब दिखा दे, वोट है 4 दिन बाद वोट है, उसमें दिखा दें क्या है? कुछ होता तो दिखाते ना। ये कोई भी डायरी बना के ऐसे प्रोपोगंडा करने से थोड़ी कोई जनता बाहुली थोड़ी देश की। अब यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं पार्टी की ओर से, किसके दावे में कितना दम है, इसके लिए इंतजार करना होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। अगले साल लोकसभा के चुनाव भी हैं, पश्चिम बंगाल से आती हैं कुल 42 सीटें। देखना दिलचस्प रहेगा कि अब किस किस तरह की भूमिका वहां पर अलग अलग बड़े चेहरों को सौंपी जाती है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।